ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गौरव कुमार ऑनलाइन है। गुड। कैसे हो गौरव? ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1, हेडिंग डालता हूं मैं, आप लोग सिर्फ देखते रहना, कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 01। ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। ओके तनिष्क, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि चार्जेस जो होगी वो मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पे होगी, और हम हमेशा पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा गौरव, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। गौरव का कहना है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बोर्ड की कॉपी में लिखना है या जेई वाली नोटबुक में लिखना है? मैं बताऊंगा। आज का बेसिक है, ये बेसिक रहेगी, तो आप नॉर्मल नोटबुक में ही लिखोगे। जब जेई वाला टॉपिक आएगा तो फिर मैं वहां पे स्टार मार्क करके बता दिया करूंगा। ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर, इसका जो यूनिट है, इस यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी चार्जेस रेस्ट पे होगी। यहाँ पे सारी चार्जेस रेस्ट पे होगी, मूव नहीं कर रही होगी। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करता हूं, ध्यान से, ध्यान से देखना। यहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि चार्ज क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो चार्ज है, सिंपल सिंपल से पहले एक्सप्लेन करता हूं। चार्ज को हम या तो लेटर स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करेंगे। सिंबल क्या होगी? स्मॉल लेटर क्यू या फिर कैपिटल लेटर क्यू। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है कुलम। इसको हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सी सीजीएस यूनिट जो होगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेट कुलम। स्टेट स्टेट कुलम। इसको शॉर्ट में हम ईएसयू के फॉर्मेट में लिखेंगे। ईएसयू, इसको कैसे लिखते हैं? ईएसयू, स्टेट कुलम लिखते हैं। ठीक है, चार्ज को कैसे डिनोट किया जाता है? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है? कुलम होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कुलम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है। 1 कुलम जो होगी वो क्या होगी? 3 × 10⁹ ESU, ऐसा लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 1 कुलम इज इक्वल्स टू, ये बात याद रखना है। ठीक है, 1 कुलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU होती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो जो चार्ज होती है, दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये दो टाइप की होती है। या तो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ये बात भी समझ में आ रहा है? ऑलरेडी पता है आपको, चार्जेस दो टाइप की होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। ठीक है, आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2, हमारे पास दो चार्ज है, अगर दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव है, दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है। हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। अगर ये पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में अगर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है, इसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस होना। लाइक चार्जेस। यहां पे क्या देखने को मिलेगा? दो, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस को हम कैसे लिखते हैं? या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं इसको? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये बात भी आपको पता है। लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है,
और अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश करना। अगर मैं ऐसा लिखता हूं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो, अब बताओ ये लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है? अगर मैंने ऐसा लिखा Q1 इंटू Q2 और यहां पे लिख दिया ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? जल्दी बताना। गौरव, तनिष्क, कमेंट कीजिए। अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? लाइक चार्जेस है। इसका मतलब क्या है? लाइक चार्जेस। कैसे? देखो, अगर ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव होगी जो कि ग्रेटर देन जीरो है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूंगा तो वो क्या होगी? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होगी। तो पॉजिटिव भी ग्रेटर देन जीरो होती है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि यहाँ पे जब भी Q1 इंटू Q2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक चार्जेस है। इसका मतलब है लाइक चार्जेस है। इसका मतलब है लाइक चार्जेस है। और यहाँ पे क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PULSION, रिपल्शन होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं Q1 इंटू Q2 और यहां पे लिखता हूं लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है? अनलाइक चार्जेस है। Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो का मतलब क्या है? अनलाइक चार्जेस। कैसे? ये एक पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होती है? लेस देन जीरो होती है। तो ये क्या होगी? यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है। और यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब मैं आपको स्मार्ट बनाने के लिए ये दोनों चीज हटा देता हूं, आपको याद रखना होगा, ये चीज याद रखना होगा। ठीक है, समझना है बस। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो मतलब लाइक चार्जेस है, रिपल्सन होगी। और Q1 इंटू Q2 लेस देन, मतलब लेस देन जीरो मतलब अनलाइक चार्जेस है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तनिष्क, वेरी गुड, आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं आप। प्रॉपर्टी भी लिखाऊंगा, मतलब चार्जेस को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अब काम की चीज देखते हैं। अब सुनो, जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्मॉलेस्ट चार्ज, वो क्या होती है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है वो क्या होती है? वो होती है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलता हूं कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसका मतलब है क्या? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको जान के ये हैरानी होगी, या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा, ऐसा मान के चलते। ठीक है, क्या? कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास जितनी चार्ज होती है उतनी ही एक प्रोटॉन के पास चार्ज होती है। ठीक है, और वो होती है मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं है। इससे छोटी चार्ज पॉसिबल है क्या? सॉरी, 1 कूलम चार्ज पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन करके। अभी बस इतना समझो कि इससे छोटी चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, और वो मैग्नीट्यूड वाइज कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। क्या ये बात समझ में आ गया गौरव? हम्म। लेकिन हम कैसे बोलते हैं? हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं। हमारा ये हम क्या लेते हैं? साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको हम बोलेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होगी उसको हम बोलते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है, गुड। नहीं, क्रिस्टल क्लियर नहीं बोलते, ऐसा बोलते ना,
YSCH, यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा, जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है ये भी बता दो, और मास ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है ये भी बता दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है और मास ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg होती है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होती है 1.67 बोलते हैं, बिल्कुल गौरव सही हो आप। देखो ये हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, हम ये मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस दिखा देंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं हम, ठीक है, साइन कन्वेंशन होती है। लेकिन हम हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मतलब नंबर की बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सपोज करो ये एटम है, ठीक है, ये एटम है। अच्छा, यहां समझने की कोशिश करना, ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, यहां पे क्या, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहां होती है? न्यूक्लियस के बाहर होती है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होती है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, ऐसा, ठीक है। और ये कौन सी एटम है? ये एटम ए मान के चलो, ये एटम ए है, ठीक है। सेम टू सेम इसी टाइप से मैं बना देता हूं, एटम बी को भी बना देता हूं। यहां पे मैंने रख दिया एटम डी। ये क्या है? ये दूसरी एटम। आपको ये पता होना चाहिए कि एटम जो होती है वो न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? कितनी? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेके चलता हूं, मान के चलो ये जो एटम है इसके पास है 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन मान के चलते हैं इसके पास 4 न्यूट्रॉन है, ऐसे कुछ भी एक एग्जांपल ले लो रफली, क्योंकि मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डील करना है। अगर इसके पास प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 होगी, ठीक है। और ये एटम जो है, ये एटम है, ठीक है, बी वाली, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितनी है? इसके पास 20 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन मान के चलते 10, ऐसा मान के चलो, कुछ नहीं 12 है, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान के चलते रफली, क्योंकि मुझे न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, मुझे प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करना है, ध्यान से सुनो। और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितनी होगी? 20 होगी। एटम हमेशा न्यूट्रल होती है, एटम हमेशा न्यूट्रल होती है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं एटम के पास, एटम ए के पास नेट चार्ज कितनी है, तो हम बोलेंगे कि 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए मैं प्लस ले रहा हूं, ठीक है, और एक प्रोटॉन के पास मान के चलते एक 1 कूलम की चार्ज है, एक रफली लेते हैं, इसके पास प्रोटॉन 10 है और इलेक्ट्रॉन कितनी है? -10, तो ये 0 होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम जो होती है वो न्यूट्रल होती है। नेट चार्ज कितनी होगी इस एटम के पास? 0। इसके पास नेट चार्ज कितनी होगी सोचो, ठीक है, 20 प्रोटॉन है, +20, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन भी है, तो नेट चार्ज कितनी होगी? 0। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम बोलते हैं कि एटम जो होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, ध्यान से देखो। अब मैं इसके साथ कुछ कुछ करने वाला हूं, कुछ कुछ करने वाला हूं, मतलब सोच के देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाओ या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाओ, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है ले जाने का। एक मेथड लेता हूं फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ठीक है। मैं फ्रिक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलो इन दोनों बॉडी को लेके रब किया मैंने, ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है और ये हाथ है, या फिर बाल पे ऐसा ऐसा करके रब कर रहा हूं। जब मैं रब करूंगा, जब मैं रब करूंगा, जिस मटेरियल की वर्क फंक्शन कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब ये वर्क फंक्शन क्या है ये बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बस इतना समझना कि कुछ एटम ऐसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन मैंने यहां ट्रांसफर कर दिए फ्रिक्शन के थ्रू। अब सोचो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कभी पॉइंट में नहीं जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगी, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3.5 नहीं जाएगा, या तो 4 जाएगा, या तो 5 जाएगा, या तो 6 जाएगा, या तो 7 जाएगा, या तो 8 जाएगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जाती है, एन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। अभी मान के चलते कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भेज दिया,
ठीक है। जैसे ही मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां भेजा, ठीक है, इसके पास प्रोटॉन तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस तो स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है, यहां से प्रोटॉन को तो हम भेज नहीं सकते। जब भी हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चली गई, ठीक है। अब सोचो इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया, ठीक है। अब इसके पास नेट चार्ज कितनी होगी, सोचो इसके पास नेट चार्ज कितनी होगी। प्रोटॉन का 10 है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितनी बची, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गया तो इलेक्ट्रॉन बच गया 8। तो इसके पास कितना चार्ज हो गया, +2 का, +2 का चार्ज हो गया। इसके पास क्या होगा, इसके पास नेट चार्ज कितनी होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो प्रोटॉन कितनी है 20, और प्रोटॉन की चार्ज को मैं प्लस ले रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 22, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को माइनस ले रहा हूं, तो -2 बोलूंगा, -2 बोलूंगा। आई होप ये समझ में आ गया। क्या यहां से मैं एक्सप्लेन करूं आपको, ठीक है। बॉडी कब चार्ज होती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता। वेरी गुड तनिष्क, मैं वही पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, आ रहा हूं मैं, ठीक है। बॉडी को कब चार्ज कर सकते हैं, अब हम बोलेंगे कि ये बॉडी चार्ज हो रही है, ये एटम चार्ज है +2 का, और ये एटम चार्ज है -2 का। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, रिसीव करता है, वो नेगेटिवली चार्ज होगी। यस सर, क्लियर है, ओके गुड, ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा करके लिखता हूं, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। जो बॉडी, अगर कोई भी बॉडी या एटम बोलो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन कितना चार्ज होगा, इक्वल होगी, इक्वल होगी, सेम अमाउंट में होगी। अब ध्यान से सुनना, एक चीज लिखने जा रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, वो हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में जाएगा, n इंटू ई के फॉर्म में जाएगा, n के नंबर में जाएगी। n जो होगी वो क्या हो सकती है, जो ये n है ये क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, पॉइंट में कभी नहीं हो सकता, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। और इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा, इसके पास जो चार्ज होगी, इसके पास जो चार्ज होगी, ठीक है, इसके पास चार्ज होगी कितना, सिंस ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस n, कितने इलेक्ट्रॉन चलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखेंगे। और इसके पास कितना चार्ज होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो -n इंटू ई, -n इंटू ई, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। यहां पे भी क्या हो जाएगी, -n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतना कूलम का चार्ज होगा, इतने कूलम का चार्ज होगा, इतने कूलम का चार्ज होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझाता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये एसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है, बाल है, हमारे सिर के बाल, ये हेयर है। और ये क्या है, ये कंघी है, COMB, ये कंघी है, ठीक है। हमने क्या किया, कंघी से बालों को इस टाइप से रब किया। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा करते हैं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ये दे रखा है। इससे कितने इलेक्ट्रॉन जा रही, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ यहां से, हेयर से कॉम में गई। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि फाइंड चार्ज ऑन कॉम, फाइंड चार्ज ऑन कॉम। अब बता दो जरा, फाइंड चार्ज ऑन कॉम। तनिष्क, गौरव, एक बार जल्दी से बता दो। अगर यहां से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि कंघी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी,
ये बता दो मुझे पहले, पहले ये बताओ कंघी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी? सिंस कंघी ने, जो कंघा या कंघी जो भी है, ठीक है, ये जो कंघी है इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है हेयर से, बालों से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर, वेरी गुड, नेगेटिव होगी। तो ये क्या होगी, ये रिसीव करने वाला जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। और चार्ज कितनी होगी, क्यू का फॉर्मूला, ये तो नेगेटिव होगा, ये समझ में आ रहा है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई, एन इंटू ई। तो यहां पे मैं माइनस लिख रहा हूं, एन कितना है, कितना नंबर है, देखो जरा, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये हो जाएगी 3, इतना कूलम चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻3। गौरव पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। देखो जरा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। यस गौरव, समझ में आ गया, गुड, आ रहा है समझ में, गुड। नेक्स्ट। तो यहां से एक प्रॉपर्टी मैं डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनना, यहां से एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये होती क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये एक प्रॉपर्टी है, चार्ज के बारे में जब लिखने को बोला जाए तो एक प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज होती है, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, ऐसा लिखता हूं मैं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ये देखो जरा, यहां पे क्या लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होती है, इसको मैं अलग से ऐसा लिख देता हूं, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगी वो क्या होगी, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, और एन इंटू ई होगी। और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव INTIZER है, और ये क्या होगी, जीरो नहीं, 1 2 3 इस टाइप से होगी, ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू प्लस NE, ठीक है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली CHARGED चार्ज, और कितना होगा, Q इज इक्वल टू माइनस N इंटू E। और ये लिखने का 2 नंबर आता है, कभी कभी काफी काफी टाइम ऐसा हुआ कि बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा गया, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, काफी टाइम पहले पूछा गया था, ये पूछा जाता है जनरली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन कीजिए, आप आराम से लिख सकते हो। तनिष्क, गौरव, क्लियर है ये, आ रहा है समझ में? यस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अब। एक क्वेश्चन है, देखो जरा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग दे दो जल्दी से। आपसे ऐसा पूछा गया, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी चार्ज होगी इसमें?
कितनी होगी? गौरव बताओ, तनिष्क देखो जरा, चार्ज कैरिड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एन की वैल्यू दे रखी है 12.5 इंटू 10⁸ 8, ठीक है, और चार्ज कितनी होगी? Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन कितना है? 12.5 इंटू 10⁸ 8, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इतनी कूलम होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 125/10 इंटू 16/10 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा? 8 9, यहां से हो जाएगी -11। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं डायरेक्टली तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 125 इंटू 16 कितनी होगी? एक बार सॉल्व करके देखना जरा। हम्म, ऐसा कर दूं क्या, 5 से डिवाइड कर दूं? ये 2 टाइम्स में होगी, 5 2 ज़ 10, 25, ये हो जाएगी 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगी 200, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻10 कुलम, इतनी होगी। 2 इंटू, नहीं गौरव कितना आ गया वो, -1 पॉइंट, नहीं, इसका आंसर होगा 2 इंटू 10⁻⁻10, 2 इंटू 10⁻⁻10, सही है। ये तो कैलकुलेशन कर लोगे आप आराम से, इसमें टाइम लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। अब देखो जरा, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं मैं। सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी को चार्ट खाना है, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस देखते रहो, अभी टाइम देना बस मुझे पढ़ाने को। देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर ये वाले, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड मतलब क्या बोला गया कि एक सेकेंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है कितना? 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मतलब मान के चलो कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किस रेट से? एक सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रही है एवरी सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए? पहले तो ये बताओ, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? एक कूलम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, पहले तो ये निकालते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनो। बॉडी ए से 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रही है, तो 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? कितना टाइम चाहिए होगा? तो इसको ऐसा समझेंगे, पहले तो ये पता करते हैं कि 1 कूलम के लिए, 1 कूलम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होती है? 1 कूलम के लिए कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है? हमें पता है कि ऐसा लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, Q इक्वल्स टू एन ई। चार्ज कितनी चाहिए मुझे? 1 चाहिए, 1 कूलम चाहिए, 1 कूलम, तो एन इंटू, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होती है इतनी, -19, ध्यान से देखना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो है, ये कैलकुलेशन बहुत जगह मिलेगा, तो उसको याद कर लेना। ये कितना हो जाएगा? 10/16 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं हम इसको। इसी को हम चाहे तो 100/16 इंटू 10⁻18, नहीं ये +19 हो जाएगी ना, तो ये +18 हो जाएगी, 18। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू जो आएगी, जो n की वैल्यू आएगी, ये कितना आएगा? 6.25, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे हम, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होगी 1 कूलम चार्ज के लिए, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? तो मैं इसको उल्टा करता हूं, देखो जरा यहां से। अगर मैं इसको लिखूं 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए 1 सेकेंड चाहिए, 1 सेकेंड, SECOND ऐसा लिख देता हूं, 1 सेकेंड चाहिए ऐसा। तो एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1/10⁹ चाहिए। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होगा? 6.25, 6.25 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होगा, तभी जाके 1 कूलम चार्ज होगी। तो एक चॉकलेट का दाम इतना है, तो इतने चॉकलेट का दाम कितना होगा? 10⁹ इंटू
6.25 इतने सेकंड चाहिए होंगे, इतने सेकंड चाहिए होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितनी होगी, अरे यहां पे तो पूरा नहीं लिखा ना मैंने इसको, मुझे कितने चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 1/9, 1/10⁻9 ऐसा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻, ये -9 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 18 मतलब 9, ठीक है। इतने सेकेंड चाहिए होंगे, इतने सेकेंड चाहिए होंगे। हो सकता है कि ये आपसे क्या पूछ ले, वो आपसे पूछ ले कितने कितनी आवर चाहिए। तो आवर के लिए क्या करेंगे हम, इसको जो भी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻9 है, इसको डिवाइड कर दो 3600 से, तो इतनी आवर चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कितना दिन चाहिए तो 6.25 इंटू 10⁻9 3600 इंटू 24, इतने डेज चाहिए होंगे, डेज चाहिए। कितना साल चाहिए तो 6.25 इंटू 10⁻9 जो भी आया 3600 इंटू 24 इंटू 365 डेज से मल्टीप्लाई करता, इतने साल चाहिए, इतने इयर्स चाहिए होगी। आई होप ये समझ में आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये समझ में आया तनिष्क? यस सर, क्लियर है, गुड। नेक्स्ट, अब देखो जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ के देखते हैं। सारी चीजें कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, देखते रहो। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज किसी तरीके से खत्म करूं। देखो, एक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या बता रहा है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वरना ये भी भूल जाएंगे हम लोग, सब लिख के चल देंगे। यहां पे लिखा था ना हमने चार्ज के बारे में, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या पढ़ना है, पहले इसे समझो। सपोज करते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी चार्जेस है। मान के चलता हूं Q1 है, ऐसा मान के चलता हूं -2 माइक्रोकुलम, ऐसा लेता हूं। Q2 कितनी है, +3 माइक्रोकुलम। और यहां पे एक और चार्ज है Q3, ऐसा मान के चलते Q3 की वैल्यू है +10 माइक्रोकुलम, ऐसा बोलते, ठीक है। बहुत सारे चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि टोटल चार्ज जो होगी किसी भी बॉडी के ऊपर, टोटल चार्ज ऑन एनी body is algebraic sum of all charges। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगी वो कैसे लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके लिखेंगे। अब देखो जरा, Q1 क्या है, -2 है, -2 माइक्रोकुलम। Q2 क्या है, +3 माइक्रोकुलम। Q3 क्या है, +10 माइक्रोकुलम है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। ये कितना हुआ, 10 + 3 13, 13 - 2 11, ये कितनी होगी 11 माइक्रोकुलम होगी। तो नेट चार्ज कितनी होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। इसी को बोलते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली देखेंगे, ये इसको लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका दो स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। चार्ज इज कंजर्व मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सुनो, ऐसा लिखते हैं, चार्ज जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है ना, उसी टाइप से लिखना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी टाइप से चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
nor be destroyed. However, it can be transferred from one body to another body, one body to another body, I hope ये point clear है आपको. However, it can be transfer from one body to another body. अब देखो जरा इसका दूसरा क्या स्टेटमेंट है. ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. मतलब क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. कंजर्व्ड का मतलब होता है फिक्स्ड होती है. अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में रहेगा. इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना. मान के चलते कि ये एक बॉडी है, या फिर ऐसा करके एक बॉडी ले लेता हूं. ठीक है, इसके ऊपर 3 चार्ज है. ऐसा मान के चलो Q1 है +2 माइक्रोकुलम है. ठीक है, Q2 है -5 माइक्रोकुलम, और Q3 है, ऐसा मान के चलते प्लस, ऐसा प्लस ले लेता हूं. ठीक है, +10 माइक्रोकुलम. ठीक है, ऐसा ले लिया. ठीक है, और ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है. मतलब हम इस यहां से चार्ज को बाहर निकाल के नहीं ले जा सकते. और मैंने इसके साथ कुछ कुछ किया, ऐसा हिला उला दिया, कुछ तो किया मैंने इसके साथ. ठीक है, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा. ठीक है, इसके साथ कुछ कुछ किया, आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक है, और मैंने देखा थोड़ी देर के बाद तो इसके पास चार्ज चेंज हो जाती है. इसके पास चार्ज चेंज हो गई. कितनी कितनी होगी, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 चार्ज आ गए. Q1 की वैल्यू आ गई +1 माइक्रोकुलम, फिर ये आ गया 3 माइक्रोकुलम, ये आ गया -10 माइक्रोकुलम. Q4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब यहां से चार्ज किसी दूसरी जगह नहीं जा रहा है. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यहां से कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकती है. तो इसका मतलब क्या है, देखो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही रहेगा. यहां पे कितनी चार्ज थी, यहां पे चार्ज कितना है इनिशियल, तो जितना चार्ज इनिशियल था, इसको ऐसा लिख दो, Q इनिशियल जितनी थी, Q फाइनल भी उतनी ही होगी, फाइनल. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं. इनिशियल कितनी है, देखो जरा, 2 माइक्रोकुलम, प्लस में है -5 माइक्रोकुलम, +10 माइक्रोकुलम इज इक्वल्स टू, इसको इसकी वैल्यू x ले लेता हूं. यहां पे क्या, +1 माइक्रोकुलम, +3 माइक्रोकुलम, -10 माइक्रोकुलम, और इसको वैल्यू को x ले लेता हूं, अब सॉल्व करके बता सकते हो. वेरी गुड, 13 माइक्रोकुलम. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगी -5 और 2 7, यहाँ पे हो जाएगी 7 माइक्रोकुलम इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, मतलब यहाँ पे हो जाएगी -6 माइक्रोकुलम प्लस x. तो x की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 6 और 7 13 माइक्रोकुलम होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज होगी. आई होप ये समझ में आ गया. जितनी चार्ज पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसी दूसरे बॉडी पे. क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, वो अकेले ही एग्जिस्ट कर रही है, ये बॉडी अकेले ही एग्जिस्ट कर रहा है, आसपास किसी और के साथ ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. सिर्फ टाइम की लिमिटेशन है बस. ठीक है, आ जाओ. चार्ज इज कंजर्व हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगी, ये भी पढ़ लिया हमने. बस इतना ही है क्या, और पढ़ेंगे, रुको 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 रुको. एडिटिविटी ऑफ चार्ज, अच्छा, कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ. ठीक है, कुछ पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, रुको जाओ. हम्म,
अब देखो कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग चार्ज और मास के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, और चाहे तो और भी पढ़ सकते हैं। चार्ज दो टाइप की होती है, ये सब भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं, चार्ज दो टाइप की होती हो सकती है, एक पॉजिटिव चार्ज होगी, एक नेगेटिव चार्ज होगी। लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये सब पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स जो भी मैं दूंगा उसमें सारी पॉइंट्स होगी, वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, बस जो नोट्स मिलेगी आपको उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में होगी। क्लियर है? अब देखो जरा, एक चीज पढ़ना है हमें। कुछ क्वेश्चन और कराऊं क्या? ये बताओ चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होती है? ठीक है, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होती है? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है? सुनो, एक एक करके लिखता हूं। ये जो चार्ज होती है या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या तो ये नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मास जो होगी ये हमेशा मास पॉजिटिव होती है, मास कभी नेगेटिव नहीं होती है, पता होगा आपको, ठीक है। मास कभी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर टू, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकती है। अगर दो चार्जेस है हमारे पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है। मतलब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, ठीक है। बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन मास, अगर हमारे पास दो मास थे, सोच के देखो, ये एक मास है m1 और यहां पे एक मास है m2। हमें पता है, क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है अच्छे से, दो मासेस के बीच में क्या होगी, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहां पे मासेस के बीच में क्या होगी, ऑलवेज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। लेकिन दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या तो रिपल्शन होगा। हाँ सर, दोनों स्केलर क्वांटिटी, हाँ बिल्कुल दोनों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम यहां तो डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। और एक चीज पढ़ो, और एक चीज पढ़ो, देखो तीसरी पॉइंट क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास, सोचो ये एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है जिसकी मास, ये जब रुकी हुई है, जब ये रुका हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जब ये रुका हुआ है तो इसकी मास है m0, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ चार्ज रख दिया मैंने, q रख दिया। जब ये रुका हुआ है तो इसकी मास है m0 और इसके ऊपर चार्ज है q, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कराता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको मूव कराता हूं बहुत स्पीड से, ये मूव कर रही है, अगर ये मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी v से, कुछ वेलोसिटी v से, तो इसकी मास इंक्रीज होगी। ये जो m0 है, ठीक है, इसकी मास इंक्रीज होगी, ये हमें पता है अच्छे से, ठीक है। मास इंक्रीज होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव करती है तो मास कांस्टेंट नहीं होती है, ये पता है आपको, 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। इसकी मास इंक्रीज होगी लेकिन चार्ज कांस्टेंट होगी। चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, इसलिए हम बोलते चार्ज इज इनवेरिएंट बोलते। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि वो स्पीड के साथ, स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पहले अगर मास था m0, ठीक है, m0 था रुकने के टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। सर जी थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बॉडी है, सोचो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसकी मास है m0, ठीक है, ये रुका हुआ है तो इसके पास चार्ज है, मान के चलते q चार्ज है। जब ये मूव करेगी, ठीक है, जब ये बॉडी मूव करेगी तो उसकी मास इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन चार्ज फिक्स्ड रहेगा, जितना पहले था बाद में उतना ही रहेगा, बाद में भी उतना ही रहेगा। मास क्यों इंक्रीज होती है, ये फॉर्मूला पता होगा शायद मेरे ख्याल से। m मास एट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रेस्ट मास इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या होती है, सी v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होती है। ये फॉर्मूला पढ़ा है? यस, ठीक है। मास इंक्रीज होती है जब ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव करती है ना, लेकिन नियरली बहुत, अगर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो नियरली सेम होती है, लेकिन अगर बहुत स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी मास इंक्रीज होती है। मास इंक्रीज होगी लेकिन चार्ज कभी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
कंजर्वेशन ऑफ या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं होती है। नो आइडिया अबाउट दैट फॉर्मूला। चलो मैं बताऊंगा गौरव, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में करेंगे हम लोग, कुछ पढ़ाऊंगा और उससे भी रिलेटेड। ये चैप्टर 4 में था शायद, आई गेस न्यूटन्स लॉ में ही आता है। ठीक है। तो हम इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, चार्ज जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सी कलर से दे दूं, इससे दे देता हूं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, लेकिन नो क्वांटाइजेशन, नो क्वांटाइजेशन ऑफ मास, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो है वो अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ, येट टू बी स्टेब्लिश बोलेंगे हम लोग। ठीक है। ये सारे पॉइंट कहां से लिखना है इसके भी नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में दूंगा। ये 5-6 पॉइंट मैं यहां से लिख के दूंगा, कहां से, एसएल वाली बुक से। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास में एसएल अरोरा वाली बुक होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनिशियली बहुत अच्छी बुक है वो। ठीक है गौरव। हम्म, हम्म। आगे भी और भी कुछ कुछ पॉइंट है, वो सब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं कुलम्स लॉ से स्टार्ट करूंगा डिस्कस करना। एक जाते जाते हम लोग सर एसएल में रीडिंग के लिए है क्या, या फिर देखो एनसीईआरटी रीड अभी नहीं कर पाओगे, अभी अगर रीड करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी अगर रीड करना स्टार्ट करोगे ना इनिशियली तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप करो, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे करना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल आउट हो सकती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी कैंसिल आउट नहीं होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो कभी कैंसिल आउट नहीं होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कैंसिल आउट हो सकती है। ये सब चीज आने वाले टाइम में हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन जाते जाते मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन है, एसएल में ही है ये भी। फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के पास कितनी चार्ज होगी, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, हर जगह मिलेगी आपको। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, ये सब चीज के बारे में मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में आपको बार बार ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। सुनो, जो अल्फा पार्टिकल होती है, ठीक है, अल्फा जो पार्टिकल होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होती है ये एक पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होती है, चार्ज्ड पार्टिकल होती है। अल्फा पार्टिकल जो होती है ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। और एक अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होती है, इसके पास कितनी चार्ज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन का, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन बोलो या 2 प्रोटॉन बोल लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल तनिष्क, गुड 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 गुड। He2+, गुड, गौरव ने सही बताया, He2+, ऐसा बोलते हैं, He2+। तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है बोल लो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन ये कैसी होती है, प्लस में होती है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होगी, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, 16 दूनी 32, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगी, और ये प्लस होगा। ठीक है, अच्छा जाते जाते मुझे ये भी बता दो मास कितनी होती है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है वो कितना होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होती है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होती है, ये भी बात याद रखना। जाते जाते एक और चीज याद रखना। ठीक है, एक होती है बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल के पास जो चार्ज होती है वो कितनी होती है, -इलेक्ट्रॉन का, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है माइनस में। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल के मास के पार्टिकल के पास चार्ज कितनी होगी, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगी। यस, हाँ, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास है फिर मेरी, तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम मिलेंगे हम लोग। ये सिर्फ इस मंथ थोड़ा सा मेहनत कर लो, अगले महीने से शाम के टाइम में लेना स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। लेक्चर में थोड़ी देर के बाद में लेक्चर नोट्स जो भी होगी वो थोड़ी देर के बाद में अपलोड कर दूंगा, मतलब 11-12 बजे के आसपास में। ठीक है, आप देख लेना वहां से, प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट करना। एसएल अगर है आपके पास में तो इनिशियल फेज के लिए एसएल बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप उसको रीड करना स्टार्ट कर सकते हो और वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, डिस्कस करना, खुद से सॉल्व करना। सर जी हमें नोट्स आपके क्लास नोट्स से बनाने हैं या फिर आप जो दीजिए? देखो मैं जो दूंगा ना इससे बना लो। ओके।